नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के 1 महीने चलने वाले जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शांति बहाली के लिए मणिपुर में विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें की, केंद्र से सभी सहायता का आश्वासन दिया। कंबोडिया नरेश नरोदोम सिंहमुनी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रिजर्व बैंक ने कहा, चालू वित्त वर्ष में घटती मुद्रास्फीति के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी। और रूस ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमलों के लिए यूक्रेन पर आरोप लगाया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से एक रैली को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी अजमेर के पास पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कायड विश्राम स्थल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर और पुष्कर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण का दौर बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विश्व में भारत की स्थिति, आर्थिक सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। श्री नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल और बिजली सहित बुनियादी जरूरतें देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं। पार्टी महासचिव तरुण चुग ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश नीतिगत ठहराव से निर्णायक नीतिगत बदलाव का साक्षी रहा है। श्री चुग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। देशभर में 51 महारैलियों का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन स्तर पर 500 बैठकें आयोजित होंगी। पार्टी महासचिव ने बताया कि अभियान के दौरान अगले महीने की 30 तारीख तक 600 स्थानों पर संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मुंबई में कहा कि पार्टी के जनसंपर्क अभियान में मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात जैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जाएंगे तथा 9 वर्ष में देश की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। अभियान के आखिरी 10 दिन में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की विवरण पुस्तिका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के इम्फाल में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में नेताओं से राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने में मदद की अपील की। एक रिपोर्ट। श्री अमित शाह ने विभिन्न नागरिक संगठनों के नेताओं के साथ कई बैठकें की। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र राज्य में शांति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने नेताओं को आश्वासन दिया कि कल रात कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए 5 फैसलों को शांति प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य में लागू किया जाएगा। इनमें सामान्य स्थिति बहाल करना और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, राहत कार्यों में तेजी लाना शामिल है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देना तथा लोगों को अफवाहों से बचाने के लिए बीएसएनएल टेलीफोन लाइन खोलने का भी फैसला लिया गया। श्री शाह ने आज दोपहर चूड़ा चांदपुर जिले में स्वदेशी जनजातीय नेता मंच के प्रमुख से मुलाकात की। गृह मंत्री ने उनसे 15 दिन तक हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक राजनीतिक समाधान शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री ने सीबीआई जांच का आश्वासन भी दिया। इम्फाल से थॉकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
कंबोडिया नरेश नरोदम सिंघामुनी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ भेंट में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों को साझा किया। कंबोडिया नरेश ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री नरोदम सिंघामुनी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कंबोडिया नरेश नरोदम सिंघामुनी 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। आज राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। श्री सिंघामुनी की यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हो रही है। भारत और कंबोडिया के बीच 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा लगभग 6 दशक के बाद हो रही है। इससे पहले वर्तमान कंबोडिया नरेश के पिता 1963 में भारत आए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के प्रयासों के बीच 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस आर्थिक नीतियां, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, मजबूत कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर नीतिगत बल के कारण देश की आर्थिक वृद्धि गति सतत रहेगी। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर में गिरावट, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर नए दबावों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि के समक्ष नकारात्मक जोखिमों की भी आशंका है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरल कर दी है। अब एनओसी या 5 बाहरी संगठनों के क्लियरेंस के लिए आवेदन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ई-गवर्नेंस पोर्टल से एक ही जगह से किए जा सकते हैं। लाइसेंस या प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से डीजीसीए को ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए आवेदकों को 1 जून से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इस योजना की अवधि 6 वर्ष है और इसमें 2,400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभावित है। इस योजना में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच विदेश कार्यालय विचार विमर्श के 7वें दौर की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव संजय वर्मा तथा ऑस्ट्रिया के राजनीतिक निदेशक ग्रेगोर कोएस्लर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस विचार विमर्श ने परस्पर संबंधों की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के विचार जानने का अवसर दिया है। श्रीलंका में $1 अरब अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा की अवधि बढ़ाने के लिए आज एक संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्रीलंका के वित्त राज्य मंत्री शेहान सेमासिंघे, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ श्रीलंका को पिछले वर्ष उपलब्ध $1 अरब की क्रेडिट लाइन का कार्यकाल अब मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पिछले साल के आर्थिक संकट के बीच भारत ने इस क्रेडिट लाइन को श्रीलंका को मुहैया करवाया था। यह सुविधा श्रीलंका के लिए ईंधन, दवाओं, खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति की तत्काल खरीद में सहायक रही है। यह वित्तीय सहायता भारत सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को और रेखांकित करता है और भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। इस दौरान श्री प्रचंड राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों पर वार्ता भी करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि अमरीका की अदालत ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलावर तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए भारत और अमरीका मिलकर काम कर रहे हैं। श्री गारसेटी ने बताया कि व्यवस्था में अपील की अनुमति है, लेकिन अदालत ने आदेश में कहा है कि राणा का प्रत्यर्पण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत एकजुट हैं और इसका हाल का उदाहरण ये है कि मुंबई हमलों के लिए वित्तीय सहायता देने वालों में से एक राणा को अमरीका से भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम केंद्र सरकार की देश में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज के साथ-साथ दूर दराज के क्षेत्रों में प्रदान की गई उचित चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। चाहे महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना हो या लोगों को जन औषधियां उपलब्ध कराना या फिर आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराना हो, केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में ये जो कदम उठाए हैं, उन्होंने देश के गरीबों की स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को काफी हद तक दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 5 साल पहले अप्रैल 2018 में छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित बीजापुर जिले के जांगला गांव में देश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया था। छत्तीसगढ़ में लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से अब तक जिन लोगों का उपचार किया गया है, उनमें से करीब 60% महिलाएं हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 9,000 से अधिक शासकीय अस्पतालों का पंजीयन कर लिया गया है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए मरीज की जांच से संबंधित सारे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं और इन दस्तावेजों को किसी भी अस्पताल के चिकित्सक देख सकते हैं। इससे मरीजों को दस्तावेज से संबंधित कई औपचारिकताओं से राहत मिल जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में करीब 5,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है। इससे अब गरीब लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने राजधानी मॉस्को में आज तड़के ड्रोन हमले किए। रूस द्वारा यूक्रेन में हमला करने के बाद पहली बार मॉस्को में ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन ने कम से कम 8 ड्रोन हमले किए, जिससे कई इमारतों को मामूली नुकसान हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गोवा का 36वां स्थापना दिवस आज गुजरात के गांधीनगर के राजभवन में मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गोवा के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। एसपीपीयू और अन्ना यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की टेनिस स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है। लखनऊ में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 24 घंटे में अनुमान है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा
चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी कल अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के 1 महीने चलने वाले जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शांति बहाली के लिए मणिपुर में विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें की। कंबोडिया नरेश नोरोदम सिंघामुनी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में घटती मुद्रास्फीति के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।